है थोड़ी, इसको ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे फोटॉन के बारे में, ताकि आपको पहले बेसिक्स क्लियर हो। फोटॉन क्या होते हैं, ध्यान रखो कि अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, और जो आपका परावर्तन था, अपवर्तन था, विवर्तन था, व्यतिकरण था, पोलराइजेशन, ध्रुवण था, ये सारी जो मतलब प्रभाव हैं, ये सारी जो घटनाएं हैं, वो प्रकाश के तरंग नेचर को बताती हैं। लेकिन ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है ना, ये प्रकाश की ऐसी घटना है जो बताती है कि प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है, यानी प्रकाश कण भी है। यानी जिस तरह एक इंसान के दो नाम होते हैं ना, उसी तरह प्रकाश के भी दो रूप हैं। कभी कभी ये तरंगों के रूप में चलती है कहीं पर, और कहीं पर ये कणों के रूप में चलती है। ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रकाश की कण प्रकृति को बताती है। कौन सी प्रकृति? कण प्रकृति। अब हम स्टार्ट करते हैं फोटॉन क्या है। जब हमको पता चल गया कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है, तो अब वो कण है क्या? तो वो फोटॉन है। अब फोटॉन है क्या? तो ध्यान रखो, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे फोटॉन कहते हैं। ध्यान रखो, यानी इस कहानी में आपको क्या बताई जाएगी कि प्रकाश तरंगों की तरह नहीं, मतलब प्रकाश तरंगों की तरह है, बट इस घटना में प्रकाश कण की तरह अपना बिहेव करेगा। तो अब वो प्रकाश है क्या? तो वो कब बताया ये गया कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों के रूप से मिलके बनी होती है, और उन्हीं कणों को फोटॉन कहते हैं। अगला पॉइंट, पूरी बात सुनो। प्रत्येक फोटॉन की प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है। यहां से भी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल भी काफी आते हैं। जहां E क्या है? प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, यानी E ऊर्जा है, H बोलते हैं, H होता है प्लांक H है प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। क्या जूल सेकंड क्या होती है भाई? मात्रा क्या होता है रबिया? एच का जूल सेकंड प्लांक नियतांक है, जिसका मान ये बिल्कुल फिक्स होता है। और ये जो म्यू है, इसको कहते हैं आवृत्ति। ये म्यू क्या है? प्रकाश की, ये समझ लो बुनियाद है। ये जो कुछ पढ़ा रहा हूं सुनो गौर से, फिर सवाल करना, कि ये जो इस चैप्टर है उसकी बिल्कुल बुनियाद है फोटॉन। एक एक चीज ध्यान, ये जब चीजें आप समझ लोगे तो आगे जो चैप्टर के अंदर जो चीजें आएंगी फिर वहां बड़ी आसानी हो जाएगी। तो म्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक। तो पढ़ते ये तो पता चल गया कि ये जो प्रकाश आती है ना, ये छोटे छोटे कणों के रूप में बनी है। उन कणों को हम फोटॉन कहते हैं, और हर फोटॉन की ऊर्जा इतनी होती है। ठीक है। अगली चीज, क्योंकि E बराबर क्या है? एच म्यू। और म्यू का फार्मूला एक और होता है,
फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का फार्मूला ये भी होता है c/λ। ये आपको मैंने उसमें जो हाइगेंस प्रिंसिपल था उसके अंदर ही आया होता। ये क्या थी? ये है म्यू का फार्मूला c/λ। c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। और लैम्डा क्या है भैया? लैम्डा है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। तो ये जो म्यू है ना, उसकी जगह पर आप c/λ भी रख सकते हो। कहने का मतलब एक फार्मूला और है, म्यू की जगह क्या रख दिया? c/λ। तो ऊर्जा निकालने के ये दो फार्मूले हैं, यही यही वाला हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया। यानी अगर तो प्रकाश की आवृत्ति दी है तो आप ये फार्मूला लगा लो, अगर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दिया है तो आप ये फार्मूला से निकाल के प्रकाश की ऊर्जा निकाल लो, यानी फोटान की ऊर्जा। अब एक चीज और, यदि यदि प्रकाश में फोटानों की संख्या n हो, तब प्रकाश की ऊर्जा क्या हो जाएगा भैया? सिंपल n से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्यों? या n h और म्यू की वैल्यू ये भी होती है c/λ। तो ये दो सिंपल वही चीज है। कहने का मतलब एक फोटान की ऊर्जा इतनी होती है ना, और प्रकाश फोटानों से मिलके बना है, और हर एक फोटान के पास इतनी ऊर्जा है। तो मान लो अगर 100 फोटान है तो प्रकाश की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? एक फोटान की ऊर्जा निकालो और 100 से गुणा कर दो। तो वही मैंने किया है, हमने मान लिया है कि माना जो प्रकाश आ रही है उसमें कितने फोटान है? n फोटान है। अब वो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 50, 40। तो मान लो कहेगा कि 100 फोटान है तो n के जगह 100 रख दो, कहेगा 500 फोटान है तो n के जगह 500 रख दो। तो एक फोटान की ऊर्जा hµ है। अब जितना फोटान आएंगे उतने से मल्टीप्लाई कर दो तो वो पूरे प्रकाश की ऊर्जा आ जाएगी। ये तो रहा ऊर्जा निकालने का पॉइंट। अब अगला जो पॉइंट है कि प्रकाश का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। क्या मतलब? विराम द्रव्यमान का मतलब जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उस वक्त जो उसके पास द्रव्यमान होता है उसको हम कहते हैं विराम द्रव्यमान। और जब वो मूव कर रहा हो यानी दौड़ भाग रहा हो, गति कर रहा हो, तो उस वक्त जो उसके पास द्रव्यमान होता है उसको कहते हैं गतिमान द्रव्यमान। अब आप सोच रही होंगी भाई सर आप पगला उगला गए हैं क्या? मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम रुके हुए हैं, बैठे पढ़ रहे हैं तो हमारे पास हमारा द्रव्यमान कुछ और है, या हम दौड़ने लग जाए तो द्रव्यमान कुछ और हो जाएगा। तो होता है ऐसा, जो बड़ी वस्तुएं होती हैं ना, जैसे हम हो गए, आप हो गए, टेबल कुर्सी, इनका जो द्रव्यमान विरामावस्था में होता है, यानी जब ये चुपचाप एक जगह बैठी हूं, तब जो द्रव्यमान होता है वही द्रव्यमान इनका तब भी होता है जब ये बड़ी वस्तुएं दौड़ रही होती हैं या गति कर रही होती हैं। लेकिन इसलिए हम हो, आप हो, या ये सब जो कुछ हम देख रहे हैं अपने आसपास, ये सब चाहे गति की अवस्था में हो चाहे विराम की अवस्था में, इन सब का द्रव्यमान समान रहता है। लेकिन जो छोटे छोटे कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब ये दौड़ते हैं ना तो ये थोड़ी स्पीड से नहीं दौड़ते, ये प्रकाश की चाल के लगभग करीब वाली चाल से दौड़ते हैं। मतलब
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो जब कोई वस्तु इतनी तेजी से दौड़ने लग जाए, या जब कोई कण इतने तेजी से दौड़ने लग जाए कि वो प्रकाश की चाल के लगभग बराबर हो जाए, तो फिर उसका द्रव्यमान बढ़ने लगता है। ये अभी आगे पढ़ोगे, बस मैं इतना बोल के जा रहा हूं कि अगर कोई वस्तु अविरामावस्था में है तो उसका द्रव्यमान कुछ और होगा, लेकिन अगर वो कण प्रकाश की चाल से दौड़ने लग गया तो फिर उसका मास बहुत ज्यादा हो जाए। यानी इसीलिए अब ये जो फोटान है ना, ये प्रकाश की चाल से चलता है। सर एक अगला बार फिर से पॉइंट, रुको एक मिनट, एक पॉइंट और कहां पे लिखते हैं भाई? फोटान प्रकाश की चाल से, मैं यहां छोटा सा लिखता हूं, फोटान प्रकाश की चाल से फोटान प्रकाश की चाल से चलता है। अब मैं ये कह रहा था, कोई भी वस्तु ब्रह्मांड में, कोई भी वस्तु अगर प्रकाश की चाल से चलने लग जाए तो उसका मास बढ़ने लगे। यानी अगर कोई वस्तु प्रकाश के चाल के बराबर छोड़ो, अगर प्रकाश के चाल के थोड़ा भी करीब पहुंच जाए तो उसका द्रव्यमान बढ़ने लगेगा। मतलब विरामावस्था में उसका कुछ द्रव्यमान होगा, लेकिन वो जब वो उस चाल से दौड़ने लग जाएगा तो फिर उसका मास बढ़ जाएगा। ये मतलब है। अब ये सवाल, ये सब ग्रेजुएशन वगैरह में, खासकर ये एमएससी में इसमें डिटेलिंग के साथ होती है, यहां बस इतनी बात कह दी जाती। लेकिन चूंकि ये जो बड़ी बड़ी वस्तुएं जो हम कुछ देखते हैं ना, चूंकि इनकी चाल जो है ये 100 किलोमीटर, ये 500-600 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है नहीं। आप हवाई जहाज को ले लो, वो 600-700 किलोमीटर पर आवर से तेज दौड़ नहीं सकती, जो कि प्रकाश की चाल से बहुत ही कम है। तो इसलिए जो हम डेली लाइफ में जितनी सारी चीजें देखते हैं, चूंकि वो प्रकाश की चाल के बराबर, तो क्या वो दूर दूर तक उसके करीब तक उनकी चाल नहीं होती। इसलिए जो डेली लाइफ में हम वस्तुएं देखती हैं उनका द्रव्यमान चाहे विरामावस्था में हो चाहे वो गति कर रही हो बराबर ही होता है। लेकिन फोटान चूंकि प्रकाश की चाल से चलता है, इसलिए इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है और इसके पास एक गतिमान द्रव्यमान होता है। यानी जब वो गति कर रहा होता है तब उसके पास द्रव्यमान होता है, लेकिन जब वो विरामावस्था में होता है तो वो उसके पास द्रव्यमान शून्य होता है। अब पूछो। सर हम्म, और कौन सी चीज है जो प्रकाश की चाल से चलेगी, फोटान को छोड़कर? फोटान एक है, शायद मैं नाम थोड़ा दिमाग से उतर रहा है, इस तरह के हैं बहुत सारे कण हैं छोटे छोटे जो चलते हैं, मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा है उसका। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो शायद है, पर नहीं जान पाओगे। अब ये सब बहुत, मतलब जब मास्टर वास्टर में ये सब नाम लिए जाते हैं, मास्टर वास्टर में जब पहुंचते, मतलब बहरहाल कहने मतलब फोटान के अलावा भी कण हैं ऐसे जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। ठीक है, बट यहां तक इतनी जानकारी आपको काफी। यानी जो फोटान है ना, वो विरामावस्था में रह ही नहीं सकता। वो मान लो अगर लाइट आई, फोटान कहीं पर गिरा तो अपने आप को खत्म कर लेगा। यानी फोटान है क्या? ऊर्जा है ना। तो वो जब किसी पदार्थ पर गिरता है तो उस ऊर्जा को जो अंदर के कण हैं वो अवशोषित कर लेते हैं और फोटान खत्म हो जाता है। इसीलिए सर उसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, क्योंकि वो खत्म हो जाता है, ऊर्जा दे देता है दूसरे को, अपना वजूद खत्म कर लेता है, फना हो जाता है। बोलो भाई। सर जैसे जो बल्ब से प्रकाश आता है उसमें भी फोटान रहता होगा? हम्म। प्रकाश कोई भी हो, बल्ब से हो, सूरज से हो, लेजर लाइट से हो, कहीं से हो, ये जो प्रकाश है वो प्रकाश का स्रोत कुछ भी हो, कहीं से हो, वो फोटान से ही मिलकर बनते हैं। चलो, तो जब भैया जब विराम द्रव्यमान फोटान का शून्य होता है तो उसका गतिमान द्रव्यमान तो पता होना चाहिए। अतः तो गतिमान द्रव्यमान कैसे निकालोगे? अतः अतः फोटान का अतः फोटान का गतिमान द्रव्यमान
अब ये कहां से निकालोगे? एक फार्मूला होता है यहां पर लिखूंगा साइड में। इस फार्मूले पे डिटेल में स्टडी वहां पे की गई थी, वो नाभिक वाला जो चैप्टर था। आइंस्टाइन का ऊर्जा और मास वाला द्रव्यमान का समीकरण जो था, E=mc²। तो ये कब होता है? ये गतिमान द्रव्यमान ही होता है वहां पर। यानी जब कोई वस्तु गति करे और अपने आप को ब्लास्ट कर ले, तो वो द्रव्यमान कहां पे बदलता है? ऊर्जा में, बताया था। तो यहां पे आप मास निकालो, तो E/c² हो जाएगा कि नहीं? जरा देखो, E = mc² होता है, तो m क्या हो जाएगा? c² आके E से डिवाइड हो जाएगा। तो जो फोटॉन का गतिमान द्रव्यमान होता है, उसका फार्मूला होता है E/c²। आप कहोगे तो अब एक फार्मूला तो ये हो गया, और एक फार्मूला और भी बन सकता है, क्योंकि E क्या है? ऊर्जा फोटॉन की। तो फोटॉन का ऊर्जा तो hν भी होता है ना, तो E की जगह hν भी रख सकते हैं। तो एक फार्मूला ये भी निकल आया। अब भैया म्यू का फार्मूला क्या होता है? अब E=hν भी होता है, तो एक फार्मूला ये बन गया, और एक E का फार्मूला hc/λ भी होता है। ये ऐसा करो, अगर यहां नहीं तो m थोड़ा साफ कर लेते हैं। h और म्यू की वैल्यू क्या होती है? म्यू c/λ, वहां पे देखो जरा, वो c/λ, तो c/λ रख दिया, और नीचे पहले से c² था, तो एक c से एक c कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचा? m आ गया h/c⁻। h/c⁻, तो ये भी, यानी गतिमान द्रव्यमान के 3 फार्मूले हैं, ये भी। और फार्मूले ऐसे ही बनते हैं, एक याद रखो। अब ये वाला कहां से याद रखो? क्या आपको ये वाला समीकरण पता है? यहां से गतिमान द्रव्यमान निकाल लिया, अब आगे याद ही नहीं करना भाई। ई का फार्मूला ये है तो ये रख दो, तो एक नया फार्मूला निकल आया। फिर म्यू के जगह c/λ रख दिया, एक नया फार्मूला आ गया। तो ये प्रकाश का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, गतिमान द्रव्यमान इन फार्मूले से लिखो, इन फार्मूलों को ध्यान में रखो। इस पे न्यूमेरिकल छोटे छोटे बहुत आते हैं इस चैप्टर से। तो ये रहा फोटॉन के गतिमान द्रव्यमान के बारे में कुछ रहस्यमयी जानकारियां। सर, ठीक है, हाँ विराम द्रव्यमान शून्य कैसे होता है, एक बार फिर से बता दीजिए। देखो, फोटॉन है क्या? हमने कहा ऊर्जा है। प्रकाश फोटॉन से मिलकर बनी है। फोटॉन क्या है? ऊर्जा है। जब प्रकाश पड़ता है किसी पृष्ठ पर, तो यानी कि फोटॉन पड़ रहा है ना, और फोटॉन है ऊर्जा, तो ऊर्जा क्या करता है? कोई पृष्ठ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है ना। इसीलिए देखोगे कि अगर रूम अगर चमकीला है, अगर मान लो रूम बढ़िया प्लस्तर किया है, तो उसमें आपको उतने ही बल्ब से ज्यादा चमकीलापन, ज्यादा चटक रोशनी दिखती है। लेकिन अगर वही रूम थोड़ा उबड़ खाबड़ हो, तो उतने ही बल्ब से थोड़ा कम रोशनी दिखती है। इसलिए उबड़ खाबड़ वाला रूम थोड़ा अवशोषित कर लेता है। तो अवशोषित दरअसल किसको करता है? प्रकाश को करता है ना, पृष्ठ। और प्रकाश है क्या? वो फोटॉन से ही तो मिलकर बना है। यानी कुल मिला के जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर पड़ता है, तो फोटॉन अवशोषित हो जाता है पृष्ठ से, क्योंकि फोटॉन ऊर्जा है। जब उसको किसी और ने ले लिया, अवशोषित कर लिया, तो वो थोड़ी बचा, वो तो खत्म हो गया ना। मान लो दूध के पाउडर है, दूध लेके आए, अभी तो दूध है। अब अगर हम उसको पी गए, तो अब दूध कहां बचा? उसका तो अस्तित्व खत्म हो गया ना, यानी उसका विराम द्रव्यमान तो खत्म। अब वो तो मेरे अंदर आ गया। तो ऐसे होता है, जब तक फोटॉन अलग है। जैसे वो किसी पृष्ठ पर गिरता है, वो उस पृष्ठ के द्वारा अवशोषित कर लेता है, और उसका अपना वजूद खत्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं विराम द्रव्यमान 0 होता है, क्योंकि वो बचता ही नहीं ना, तो द्रव्यमान कहां से रह जाएगा। चलो, अब भैया, तो ये तो हो गया प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश का द्रव्यमान। तो अब प्रकाश का वेग, नहीं, प्रकाश का क्या बोलते हैं? संवेग। अब प्रकाश का नहीं, प्रकाश नहीं, फोटॉन का संवेग। अब सर, फोटॉन के संवेग पर बात। हाँ, और गतिमान द्रव्यमान कब होता है? जब वो दौड़ रहा हो, जब वो चल रहा हो, तब गतिमान द्रव्यमान। जब तो जितने द्रव्यमान से जा रहा है वही गतिमान द्रव्यमान है। हाँ, कहने मतलब वो द्रव्यमान जो उसके गति के दौरान होती है, गतिमान द्रव्यमान। जो रुका होता है तब द्रव्यमान जो होता है, विराम द्रव्यमान, वो 0 होता है। तो गति के दौरान जो उसके पास द्रव्यमान है, वही गतिमान द्रव्यमान है। अब फोटॉन का संवेग, तो भैया कोई भी चीज अगर दौड़ रही है, चल रही है, तो उसको संवेग बोलते हैं। संवेग उसमें होगा। संवेग होता क्या है? मास गुणे वेग।
क्यों भाई, 11 में पढ़ा होगा राबिया, संवेग क्या होता है बताओ। तुम लोग हमें चिल्लाया करती हो, हमें पूछा करती हो, खुद बताती नहीं कुछ। बताओ संवेग क्या होता है। क्यों राबिया, मिसबा आप बताओ। संवेग किसको एमवी कहते हैं। इक्वल टू एमवी। हाँ, अगर कोई वस्तु चल रहा है, और संवेग हमेशा तभी होगा जब वस्तु चल रही होगी, ध्यान रखो। कभी भी रुकी हुई वस्तु के पास संवेग नहीं होता है, क्योंकि संवेग का फार्मूला होता है P इक्वल टू एमवी, मतलब मास गुणे वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणे वेग। तो अगर रुक गई वस्तु तो वेग जीरो हो गया, मतलब संवेग जीरो। तो संवेग सिर्फ इतना बता रहा है कि कोई वस्तु के अंदर गति कितना है। संवेग क्या बताती है, कोई किसी वस्तु के अंदर गति की मात्रा कितना है, यानी कितनी तेजी से वो दौड़ रहा है, ये बताता है संवेग। और फार्मूला क्या है, मास गुणे वेग। तो भैया यहां पर आ जाओ, निकाल लो फोटान का मास क्या है, ये है। फोटान के मास को m से लिखा, और उसका वेग क्या है। अब ध्यान रखो, एम वी नहीं लिखेंगे यहां पर, क्योंकि फोटान प्रकाश की चाल से चलता है, मैंने लिखा था ना कहीं पर, ये फोटान प्रकाश की चाल से चलता है, प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं, v से नहीं, इसलिए p बराबर mc। तो एक तो फोटान के संवेग का फार्मूला ये हो गया। दूसरा भैया, ये m क्या, ये गतिमान द्रव्यमान है ना, फोटान के पास गतिमान द्रव्यमान होता है। अब उसका फार्मूला एक ये है, एक ये है। तो अगर m के जगह पर E/c² रख दो, तो रख दो भैया, m के जगह E/c² गुणे c ऊपर है, तो एक c से एक c कैंसिल। तो कितना आ गया, p का एक फार्मूला आ गया E/c। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया संवेग का, और एक और आ सकता है, कैसे। ई क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की ऊर्जा, और प्रकाश की ऊर्जा का फार्मूला एच में भी होता है। तो एक ये आ गया एच म्यू बटे सी, ये भी एक फार्मूला है। दूसरा H/c, और म्यू क्या था मैंने बताया था, C/λ। म्यू का फार्मूला C/λ रख दो, तो C से C कैंसिल। तो P का एक फार्मूला क्या आ गया, H/λ। यानी इतने चार फार्मूले बन गए संवेग के। अब ये मत सोचो सर रट्टे इतना फार्मूला, तो भैया एक ही है, फोटान मास गुणे वेग। अब प्रकाश वेग, प्रकाश की चाल से चलता है फोटान, तो mc, m के उतने फार्मूले निकालो, सारे फार्मूले बारी बारी रख दो, सारे नए फार्मूले बन गए। भाई इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बारी बारी m के ही फार्मूले तो तीनों उठा के रख रहा हूँ, तीन नए फार्मूले बन गए संवेग के। अब इसको यूज कर इस्तेमाल कैसे करोगे, अगर फोटान का द्रव्यमान दिया है, गतिमान द्रव्यमान, तो ये यूज कर लो, क्योंकि सी तो हमेशा पता होता है ना, 3 × 10⁸। अगर आपको ऊर्जा और ऊर्जा दिया है तो ये इस्तेमाल कर लो, अगर आपको आवृत्ति दी है तो ये वाला इस्तेमाल कर लो, अगर आपको तरंगदैर्घ्य दिया है तो आप ये वाला इस्तेमाल कर लो। ठीक है, चलो। तो ये रहा फोटान का, ये तो रहा फोटान का संवेग। चलो, तो ये ध्यान रख, तो अब मैं इसको समराइज कर दे रहा हूं। प्रकाश क्या है, अब आपके दिमाग में, अब आप भूल जाओ वो जो तरंग वाला थियरी था, वो सब अभी दिमाग में इस चैप्टर के लिए निकाल दो। अब इस चैप्टर में आपको क्या ध्यान रखना कि ये जो प्रकाश आ रही है, वो फोटानों से, वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिनको फोटान कहते हैं। ठीक है, और हर फोटान की ऊर्जा, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा ये होती है। तो उसका ये फार्मूला है। अगर प्रकाश में फोटानों की संख्या इतना है तो ऊर्जा ये हो जाएगा। अब प्रकाश का द्रव्यमान क्या होता है, तो प्रकाश का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, गतिमान द्रव्यमान उसका हम इससे निकालेंगे। फिर प्रकाश का संवेग क्या होता है, तो प्रकाश का संवेग ये होता है। इतनी बात होगी, तो अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखो, ये बुक में दिया है नहीं,
ना आपको पढ़ाया गया होगा फोटॉन के बारे में इतना ज्यादा। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे जब पढ़ाऊँ तो उसमें कंफ्यूजन ना ही ज्यादा, इसलिए मैं थोड़ा समझ लो लेक्चर थोड़ा पढ़ा के ले रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। अब हम बात करते हैं, संवेग हो गया, तो प्रकाश की तीव्रता के बारे में, क्योंकि ये भी पूछता है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में। प्रकाश की तीव्रता, तो तीव्रता क्या होगा ना, तीव्रता का मतलब इतना सिर्फ देखो, तीव्रता को अगर महसूस करना हो तो देहाती भाषा में ये समझो ना कि जो जहां ज्यादा चमकीला दिख रहा है वहां पे तीव्रता ज्यादा है, जहां पर कम चमकीला है वहां पर तीव्रता कम है। जैसे हम लोग विवर्तन में दिखा रहा था ना, जो बीच वाला केंद्रीय फ्रिंज था वो सबसे ज्यादा चमकीला था, इसका मतलब उसकी तीव्रता सबसे ज्यादा, और बाकी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो तीव्रता का सिंपल मतलब जहां जहां पर सबसे ज्यादा चमकीलापन हो वहां पर तीव्रता ज्यादा है, जहां पर कम चमकीलापन, मतलब ये समझने के लिए मैंने ये बात बता दी इस तरह से। बाकी इसको कैलकुलेट कर कैसे करोगे फार्मूले में, तो प्रकाश की तीव्रता क्या है सर हाँ, जैसे बल्ब जो जलता है जो मतलब प्रकाश वाली चीजें, तो वहां पे कहाँ चमकीला तो बराबर रहता है ना हर जगह। हाँ हाँ ये रूम में तो इसमें बराबर है ना, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। कहाँ की। तो मतलब जैसे विवर्तन और व्यतिकरण में दिखा रहा था, जो फ्रिंजें बन रही थी तो उसमें सेंट्रल जो केंद्रीय फ्रिंज थी ज्यादा चमकीला थी ना, वहां पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बाकी जहां पर सब जगह समान है वहां तो बात ही अलग है ना, वहां इसका मतलब तीव्रता सा, जहां हर जगह चमकीलापन बराबर है इसका मतलब वहां पर तीव्रता हर जगह समान है, खत्म। सर प्रकाश की तीव्रता का मतलब बता दीजिए। बस वही बता रहा हूँ, तीव्रता का मतलब, अच्छा तीव्रता वही जा रहा हूँ बता, इसका मतलब चमकीलापन, फोटा देखो चमकीलापन कहाँ पे ज्यादा होगा, जहां प्रकाश ज्यादा पड़ेगी, सीधी सी बात है। और प्रकाश ज्यादा पड़ने का क्या मतलब है, प्रकाश बना किससे, फोटानों से। तो प्रकाश ज्यादा पड़ने का मतलब यह है कि वहां पर फोटान ज्यादा पड़ रहे हैं, और फोटान है क्या है, कण। तो वही परिभाषा दिखाने जा रहा हूं। तो इस तो तीव्रता का मतलब यह हुआ कि उस पर्टिकुलर जगह पर ज्यादा फोटान गिर रहे हैं, इसलिए वहां पर चमकीला है। ज्यादा फोटान गिरने का मतलब ज्यादा लाइट पड़ रही है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैं लाइट कहूं तो ये ध्यान रखो, मैं लाइट भले बोल रहा हूं लेकिन लाइट बनी तो फोटानों से है ना, तो मैं चाहे बोलूं, चाहे मैं ये कहूं कि फोटान गिर रहे हैं या मैं कहूं लाइट गिर रहे हैं, बात एक ही है। चलो, तो इसका परिभाषा क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर किसी पृष्ठ के किसी पृष्ठ के किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाले फोटानों की संख्या को प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। फार्मूला क्या है भैया, फार्मूला क्या होगा, फोटानों की संख्या बटे क्षेत्रफल, खत्म बात। पहले ये परिभाषा नहीं पूछा जाता, ये मैं बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये सब पूछा नहीं जाता। हाँ न्यूमेरिकल में पूछ सकता है इंटेंसिटी। तो जितने फोटान गिर रहे हैं, मान लो 100 फोटान गिर रहे हैं, संख्या बटे क्षेत्रफल। यानी जितने फोटान गिर रहे हैं उनकी ऊर्जा को क्षेत्रफल से भाग दो। कुल फोटानों की ऊर्जा, फोटानों की ऊर्जा
फोटानों का क्या मतलब, एक से ज्यादा फोटान, सबकी ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। चलो, तो ये तो जानकारी क्लियर रहा। अब आते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे, जो दरअसल टॉपिक है, बट बताना इसको इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पर फोटान ही गिरेंगे। तो अभी मैं नाम लेता फोटान फोटान तो आप लोग समझ ना पाते, इसलिए बताना जरूरी था। अब आते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है भैया, कि जब प्रकाश जो है ना वो किसी धातु के पृष्ठ पर गिरती है तो उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या उत्सर्जित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। कैसे, मैं इसको बता के बताता हूं। जब जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तब उस पृष्ठ से तब उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, कि जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तब उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित है। मतलब अभी ये सब कैसे होता है, ये सब इसकी मैकेनिज्म आगे डिटेल में बताया जाएगा। थोड़ा सा वो रखना है भी धैर्य कि कैसे निकलते हैं। होता क्या है, मान लो आपने ये मान लो कोई है एल्युमिनियम है, कॉपर है, कोई धातु है, बहरहाल धातु है, ध्यान रखो धातु। ये पृष्ठ कैसा होना चाहिए? धातु। जब प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तब उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, यानी ये प्रकाश यहां पर गिरा ऐसे ऐसे, ये प्रकाश, अब ध्यान रखो, प्रकाश आपतित हो रहा है मतलब फोटान आपतित हो रहे हैं। तो ये मैंने 4 फोटान दिखा दिए। मान लो जो प्रकाश आ रहा है इसमें 4 फोटान हमने दिखाए हैं, और हर फोटान की ऊर्जा कितनी होती है। अब जब ये फोटान गिरते हैं तो होता क्या है, दरअसल ये जो धातु है, धातु के अंदर होते क्या है? परमाणु होते हैं ना। चलो इसकी मैकेनिज्म यहां पे समझ लो थोड़ा सा ऊपर ऊपर, अब बाकी हम आइंस्टाइन समीकरण में डिटेल में बताएंगे कैसे निकलते हैं। जरा थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं आपको बस। ये धातु है, तो धातु परमाणु से मिलकर बना है, और परमाणु के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने कुछ परमाणु बना दिए हैं। अब जरा देखो, इस परमाणु के बाह्य कक्षा में, भाई जो बाह्य कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो मान लो ये परमाणु है, इसके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, खाली समझाना मकसद है, बाकी कुछ भी हो सकते हैं उसमें। तो होता क्या है, जब प्रकाश की किरण आप डालते हो ना, ये यानी फोटान जब गिरते हैं, तो फोटान है क्या? एनर्जी, ऊर्जा है। अब उस फोटान की ऊर्जा को ये जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ये उसको अवशोषित कर लेते हैं। अब जब वो उसका अवशोषित करते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर ताकत आती है, और वो धातु के पृष्ठ को छोड़ के बाहर यानी पर्यावरण में निकल आते हैं, यानी बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। जैसे कि ये एक धातु का पृष्ठ है, अब इसमें डाला आपने, यहां प्रकाश आ रहा है, मतलब फोटान आके गिर रहे हैं इस पे, तो उस फोटान की ऊर्जा में जो इसके अंदर जो एटम होता है, एटम के बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सब क्या करते हैं, उस फोटान की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, और इस धातु के पृष्ठ से बाहर आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, क्योंकि ऊर्जा आ गई ना, ताकत आ गई तो बाहर निकल आएंगे।
इसी बाहर निकलने की घटना को इलेक्ट्रॉन के, इसी को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यानी जब ये फोटॉन गिरा तो इस ऊर्जा को अवशोषित किया इलेक्ट्रॉनों ने, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, अवशोषित किया बाहर आ गया, अवशोषित किया बाहर आ गया, अवशोषित किया बाहर आ गया, इस तरह से। अब इसके डिटेलिंग में और मैं जाऊंगा, जब आइंस्टाइन समीकरण पे आऊंगा तो वहां मैं और अच्छे से इसके डेप्थ में जाके, क्योंकि वहां उसके डेप्थ की जरूरत है, यहाँ पे जरूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ परिभाषा बता रहा हूं, तो बस जितनी बात लिखी है उतना मैंने एक्सप्लेन कर दी कि क्या होता है जब प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो फोटॉन की ऊर्जा को धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको अवशोषित कर लेते हैं, और किसी के पास भी जब ऊर्जा आती है तो बॉडी के अंदर हरकत आ जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को पाके ऊर्जावान हो जाते हैं और ये धातु के पृष्ठ को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ आई? क्यों राबिया, समझ आ रहा है? राबिया, चलो भाई, तो अब आते हैं, अब सवाल ये कैसे हो सकता है भाई? मिसबा सवाल पूछो। इस पे तो तुमको सवाल पूछना चाहिए था कि हम ऐसे बोल गए कि धातु के पृष्ठ पे जो है जब प्रकाश गिरती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, तो इस पे तो सवाल बनना चाहिए था। सर जैसे कि हम, हाँ समझे ही नहीं, नेटवर्क रुक गया था। ये लो, सबके अलग अलग दुख हैं भाई। देखो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव हमने लिखाया है, उसको लिखिएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब कोई भी पृष्ठ, पृष्ठ मतलब धातु का पृष्ठ, ऐसे नहीं कि लकड़ी और कूड़ा करकट ईटा पत्थर उस पर नहीं, धातु का पृष्ठ होना चाहिए। तो जब प्रकाश की किरण किसी धातु के पृष्ठ पर गिरती है तो धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और पृष्ठ से बाहर निकल आते हैं। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यानी इस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित हुई, अब उस प्रकाश की ऊर्जा को इस धातु के इलेक्ट्रॉन ने अवशोषित किया और इस पृष्ठ को छोड़ के बाहर आ गए। इसी घटना को कहा गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब ये नाम क्यों रखा गया प्रकाश वैद्युत? इसलिए क्योंकि आ कौन रहा है, प्रकाश, उस ऊर्जा को अवशोषित करके निकल कर कौन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तो विद्युत के अंदर पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन से विद्युत और प्रकाश से प्रकाश, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव। सर क्योंकि ये प्रकाश, हाँ, जब उसको ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। हाँ, सर परमाणु सिर्फ बाहर आते हैं, कैसे बाहर आते होंगे? हम लोग को दिखता क्यों नहीं? अब हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं दिखता ना, बट एक्सपेरिमेंट जो डिजाइन किए जाते हैं वहां दिखता है, वही मैं जा रहा था बताने के। मतलब अब ये सवाल यहाँ बनता है कि भाई अब धातु तो यहाँ भी रखा, ये कुर्सी रखी हुई हमारी लोहे की कुर्सी है, और ये लाइट भी आ रहा है सेफल वाला, तो उस पर पड़ तो रहा है ना, तो फिर इससे क्यों नहीं निकले? अगर यही बात है कि हर जब प्रकाश पड़ती है किसी धातु के पेज से तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ये देखो, ये लोहे की कुर्सी है, इससे भी निकलनी चाहिए, फिर उधर ये खिड़की में लगा हुआ है लोहा, उससे निकलनी चाहिए, लेकिन नहीं निकल रहा। इसीलिए अभी थोड़ी जानकारी और लेनी है, ठीक है? अब वो कैसे निकलते हैं और थोड़ा अंदर, तो इसके आगे अगला टॉपिक है, अभी हो सकता है अगले वाले लेक्चर में आएगा, वो आइंस्टाइन समीकरण, वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें हम डेप्थ में जाके एक एक अंदर की बात बताएंगे क्योंकि वहां जरूरी है। वो अभी बताएंगे तो फिर कल उसमें बताना पड़ेगा और टाइम खाली खराब हो जाए, ठीक है? तो अब इसका जवाब कि जैसे ये सब धातु हैं तो इनसे प्रकाश गिर तो रही, लेकिन इनसे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकल रहे हैं, उसको समझो। तो इसलिए सबसे पहले हेडिंग डालो दहली आवृत्ति, और इस चैप्टर में हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताते जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बस इसके सिर्फ परिभाषा पूछा जाता है बस कि दहली आवृत्ति क्या है, और उसका एक छोटा सा फार्मूला है, बस, बाकी कुछ नहीं। क्या है भैया?
दरअसल होता क्या है ना कि जब प्रकाश किसी धातु पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इतना हमको पता। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी प्रकाश डाल दो तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, ऐसा नहीं है। वो जो प्रकाश गिर रहा है धातु पर, उसकी आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम नहीं होनी चाहिए। और वो न्यूनतम आवृत्ति डिसाइड कौन करेगा? वो जो धातु होगा उसका अपना नेचर होगा, जो कुदरत की तरफ से उसको मिला है। यानी हर धातु की अपनी खासियत होती है। जैसे मान लो एक लोहा है, अब लोहा कहेगा भैया जो प्रकाश गिर रहा है हमारे ऊपर, कम से कम जो प्रकाश गिर रहा है उसकी आवृत्ति 15 हर्ट्ज होनी चाहिए। अगर 15 हर्ट्ज या इससे ज्यादा आवृत्ति की आप हम पे गिराओगे तो हम लोहा है, हम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने देंगे। अगर 15 से कम की आवृत्ति की गिराओगे तो हम नहीं निकलने देंगे। तो कहने का मतलब दहली आवृत्ति क्या है कि जो प्रकाश धातु के पृष्ठ पर गिर रही है उसकी आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज पर फोटॉन नहीं अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। उसी न्यूनतम आवृत्ति को ही दहली आवृत्ति कहते हैं। तो ये जो आप इस पे देख रहे हो ना, इससे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकल रहे, कुर्सी से क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि जितनी आवृत्ति की प्रकाश गिरना चाहिए इस इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, उस आवृत्ति का फोटॉन नहीं मिल पा रहा है इसको। वो लेबोरेटरी के अंदर हम डिजाइन कर लेते हैं उस हिसाब से प्रकाश, इसलिए हम वहां निकाल लेते हैं। हाँ बताओ। सर जब किसी धातु पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसमें हाँ इलेक्ट्रॉन तो पहले से भी तो होते होंगे। तो क्या क्या, क्या? पहले क्या? पहले से भी तो उसमें परमाणु होते हैं धातु में, हाँ तो उसमें तो पहले से भी इलेक्ट्रॉन रहता है। और हाँ, फोटॉन जब उसको मिलता है तो वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन समझ में नहीं आ रहा है हमको। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले से अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। देखो समझो इसको फनी तरीके से। मान लो, अब यही मैं नहीं बताना चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि आइंस्टाइन समीकरण में डिटेल में आऊंगा क्योंकि वहां भी फिर से हमको बतानी पड़ेगी। देखो बहरहाल देख लो, ये मान लो लोहा है, एक उस लोहे के अंदर सिर्फ एक परमाणु में दिखा रहा हूं। मिलियन ट्रिलियन परमाणु होते हैं लेकिन मैं समझाने के लिए एक बता रहा हूं। अब भैया इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कक्षाओं में, ये सब इसी तरह इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षाओं में। अब ये जरा वाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन देखो। दरअसल वाह्य कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है बहुत कम बल से बंधा होता है नाभिक से, इसलिए उसको तोड़ने में आसानी होती है। लेकिन जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से ज्यादा मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए उनको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता कि बाहर से ऊर्जा दे दे वो तोड़ देंगे। तो जब होता क्या है, जब आप बाहर से प्रकाश डालते हो तो ये क्या है, ये वाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा कम मजबूती से बंधा हुआ है और घूम रहा है। अब जैसे बाहर से आपने प्रकाश डाला यानी फोटॉन गिरा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो वाह्य कक्षा में, इसने उस फोटॉन को अवशोषित कर लिया। अब फोटॉन को इलेक्ट्रॉन ने अवशोषित किया है, अब फोटॉन है क्या, ऊर्जा है। यानी इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा आ गई। अब खुद सोचो जब किसी के पास ऊर्जा आती है तो क्या होता है। जैसे रमजान में देखो, दिन भर सुबह शाम तक रोजा रहती हो, 4 बजे तक बिल्कुल ऐसा लगता है देही में कुछ ना है। लेकिन जैसे जैसे इफ्तारी किया और खाना खाया, क्या होता है, बॉडी के अंदर हरकत ताकत आती है कि नहीं आती है? और जब इफ्तारी खोलने के बाद जब ताकत आती है तो करते क्या, उछल कूद शुरू हो जाती है। फिर दिन भर मुंह लटकाए बिल्कुल बैठे रहेंगे कि रोजा खरान है। लेकिन जैसे ताकत आई, हरकत शुरू हो गई। तो इलेक्ट्रॉन पहले क्या होता है कि कक्षा के अंदर, वाह्य कक्षा में आराम से घूम रहा है, आराम से घूम रहा है। जैसे बाहर से फोटॉन गिरा, उसने उसको अवशोषित किया, उसके पास ऊर्जा आई, ताकत आई। अब उस ताकत से वो क्या करेगा, ये जो वाह्य कक्षा में जो बंधा था उसको तोड़ देगा। नाभिक से बंधा था ना, उस ऊर्जा को पाके ताकत आएगी और नाभिक को के बल को तोड़ के, जब तोड़ के बाहर निकल आएगा। लेकिन बाहर क्यों आया, क्योंकि उसको बाहर से इतनी ऊर्जा मिल गई कि उसके अंदर उतनी ताकत आ गई कि वो नाभिक के बल को तोड़ दे और बाहर आ जाए, इसलिए बाहर निकला। जब तक प्रकाश नहीं गिराओगे यानी बाहर से ऊर्जा नहीं दोगे, तब तक नहीं निकलेगा। समझ रहे हो? ये था। तो कहने का मतलब दहली आवृत्ति क्या है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो जो धातु के धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन
उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। क्या मतलब, ये जो फोटॉन गिर रहा है ना, ये एच म्यू, म्यू क्या है, उसकी आवृत्ति ही तो है। तो कहने का मतलब ये प्रकाश गिर रहा है, उसकी आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो उसी न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। इसे म्यू नॉट, ये जीरो लगा दोगे नीचे, वैसे तो आवृत्ति को म्यू से लिखते हैं यहां पर, लेकिन दहली आवृत्तियों को उसी म्यू के नीचे जीरो लगा दो, से इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा दहली तरंग, दहली आवृत्ति का परिभाषा। इसी में एक टॉपिक आता है दहली तरंगदैर्ध्य। इसे पढ़ा होगा, दहली तरंगदैर्ध्य। दहली आवृत्ति को म्यू नॉट से और दहली तरंगदैर्ध्य को लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब ये क्या है भैया, दहली तरंगदैर्ध्य क्या है, तो ध्यान रखो, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य में व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता होता है। म्यू क्या है, आवृत्ति, लैम्डा क्या, तरंगदैर्ध्य, इनके बीच व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता होता है। मतलब अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंगदैर्ध्य घटेगा, मतलब अगर प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाओगे तो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य घटेगा, अगर प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बढ़ाओगे तो आवृत्ति घटेगी, यानी दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जरा बताओ, वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पेड़ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, उसे दहली आवृत्ति, यानी दहली आवृत्ति क्या है, न्यूनतम आवृत्ति। तो दहली तरंगदैर्ध्य क्या होगा, अधिकतम तरंगदैर्ध्य होगा। क्यों, क्योंकि दोनों व्युत्क्रमानुपाती है ना, अगर एक न्यूनतम होगा तो दूसरा अधिकतम होगा। तो परिभाषा सिर्फ अधिकतम लिख दो, बाकी सेम टू सेम वही। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी शॉर्ट में आ जाते हैं ये सब लिखने के लिए दोनों क्वेश्चन। तो क्या परिभाषा बनाओगे कि वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, क्या लिखोगे, वह, अरे वो आप लेके उसको सॉल्व करो क्वेश्चन, फिर हम क्लास लेते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व करो यार, जो कुछ मैंने दिया था। वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, वह अधिकतम, बस न्यूनतम की जगह अधिकतम, आवृत्ति की जगह तरंगदैर्ध्य का दो, बाकी सब कुछ वही। वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो धातु के पृष्ठ से क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए क्या है, आवश्यक है। उसे दहली, दिल्ली ना है दहली, उसे दहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। ये चीज, उसके बाद भैया, तो ये बात समझ आ गई। क्योंकि क्योंकि देखो, प्रकाश के पास जो होती है, प्रकाश की आवृत्ति भी होती, प्रकाश के पास प्रॉपर्टी, विशेषताएं होती थी। मैंने क्या बताया था जब शुरुआत में प्रकाश पढ़ा, प्रकाश के पास वेग होता है, प्रकाश के पास आवृत्ति होती है, प्रकाश के पास तरंगदैर्ध्य होता है। तो ये प्रकाश के वही जो फोटॉन गिर रहा है, यानी प्रकाश गिरे, उसकी आवृत्ति, उसका तरंगदैर्ध्य। तो अगर प्रकाश का आवृत्ति न्यूनतम होगा तो उसका तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगा। यानी जो प्रकाश गिर रहा है उसकी जो न्यूनतम आवृत्ति, जो कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक, उसको दहली आवृत्ति, और उसका जो अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक, उसको दहली तरंगदैर्ध्य बोलते हैं।
अब आखिरी एक टॉपिक है छोटा सा। हाँ, कोई बोल रहा है? किसी ने बोलने की कोशिश की है लेकिन आवाज आई नहीं मुझ तक। कार्यफलन, कार्यफलन इसको डब्लू से लिखते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी शॉर्ट शॉर्ट में ये भी आता है कि कार्यफलन क्या है। तो कार्यफलन क्या है? ये ऊर्जा से है। दहली आवृत्ति क्या थी? वह न्यूनतम आवृत्ति। दहली तरंग दैर्ध्य क्या था? वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य। और कार्यफलन क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा। बाकी सब कुछ वही लिख दो। तो तीनों को अगर याद करना हो तो बहुत आसान है। तो इसका क्या होगा? वह न्यूनतम ऊर्जा। ध्यान रखो, जो जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक है, उसे 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 कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कार्यफलन। और इसको हाँ डब्ल्यू से लिखते हैं। और डब्ल्यू का फार्मूला होता है एच म्यू नॉट। कार्यफलन का फार्मूला, जहां एच तो वही है प्लांक नियतांक जो शुरुआत में बताया था। भैया इन महोदय के बारे में तो अभी आपने सुना, दहली तर आवृत्ति। तो कार्यफलन क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा, क्योंकि जब प्रकाश गिरेगा ना तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब भैया जो इलेक्ट्रॉन वहां अंदर बैठे हुए हैं परमाणु के अंदर, तो ऐसे फालतू थोड़ी बैठेंगे कुछ भी थोड़ा बहुत ऊर्जा दे दो को निकल आएंगे। वो बेचारे अपना काम धाम कर रहे हैं, अंदर घूम रहे हैं वाह कक्षा में। तो कहने का मतलब उनका भी अपना डिमांड है कि भैया कम से कम इतना ऊर्जा हमका चाहिए, तब हम पृष्ठ से निकलेंगे। तो उसी को कहते हैं कार्यफलन। कि इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं कि हम कम से कम इतना ऊर्जा दो तब हम निकलेंगे पृष्ठ से। तो वही जो न्यूनतम ऊर्जा है ना, जो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए आवश्यक है, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है। उसी न्यूनतम ऊर्जा को कहते हैं कार्यफलन। और ये इसका फार्मूला होता है W इक्वल टू एच म्यू नॉट। बताओ यहां तक समझ आ गया? हाँ बोलो। न्यूनतम ऊर्जा का मतलब बहुत कम ऊर्जा। हाँ हाँ, न्यूनतम का मतलब कम, न्यूनतम का मतलब मिनिमम, जिसको इंग्लिश में मिनिमम बोलते हैं। न्यूनतम देखो, दो वर्ड समझो, तुम लोग शायद इसमें कंफ्यूज हो। देखो, न्यूनतम और अधिकतम। हाँ ये सब पूछ लिया करो ना, समझ आए तो, कंफ्यूजन नहीं रखने दिमाग में। न्यूनतम का मतलब कम से कम, न्यूनतम का मतलब कम से कम, उससे कम हो ही नहीं सकता। न्यूनतम का मतलब ये होता है, जैसे आप कह दो कि कम, तो कम का मतलब कम होता है, उससे कम भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई कह दे कि न्यूनतम हमका इतना रुपया चाहिए, ये का मतलब हुआ कि उससे कम हो ही नहीं सकता, गुंजाइश ही नहीं उससे कम। तो न्यूनतम का मतलब है उससे कम हो ही नहीं सकता। अधिकतम का मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता, यानी वो लास्ट है। और न्यूनतम का मतलब उससे कम नहीं होता हो सकता, वो भी लास्ट है। तो ये न्यूनतम और अधिकतम का मतलब होता है। तो जब मैं बोलता हूं अधिकतम, जब मैंने बोला न्यूनतम ऊर्जा, मतलब कम से कम उतना तो होना चाहिए, उससे कम तो सवाल ही नहीं। उससे कम होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेंगे। तो ये मतलब होता है न्यूनतम अधिकतम का। ठीक है, तो हमने फोटॉन के बारे में आपको जानकारी दे दी जो बहुत आवश्यक थी। फिर हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का परिभाषा समझा दिया। फिर ये बता दिया कि दहली आवृत्ति क्या है, कार्यफलन क्या है और दहली तरंग दैर्ध्य क्या है। ठीक है, अब ये समझो कि एक लेक्चर में हम आइंस्टाइन के समीकरण को बताएंगे, और उसमें वो बढ़िया समीकरण है क्योंकि वो पुल्लांग में पूछा जाता है। बिल्कुल हो सकता है हम कल ही इसको बताएं। हाँ कल ही बताएंगे, मतलब हाँ ये सब बढ़ा दिया तो उसमें इसकी जरूरत है, ये बुनियाद थी इसकी अगले वाले की। तो कल आइंस्टाइन समीकरण पढ़ा के कल क्वेश्चन भी उसी पे लगवाएंगे, क्योंकि उस पर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इन सब पर।
तो कल और अगले 31 तारीख को फिर वो 31 तारीख को वो उसकी मतलब निर्भरता वगैरह कुछ है उसमें, यानी 2 लेक्चर लगेंगे न्यूमेरिकल सही और बहुत डिटेल में। ये समझ लो ये जो हमने इससे पहले पढ़ाया था वो फोटान, फोटान के बारे में आपको बुक में दिया नहीं होगा ज्यादा, बस इतने दिया होगा कि फोटान एक कण है जो कि प्रकाश को मिलकर बनाती है, बस इससे ज्यादा नहीं, लेकिन वो जरूरी था इसलिए। तो 2 और लगेगा, 31 तारीख तक आपका ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा अच्छे से डिटेल में। बिल्कुल, हाँ बोलो। सर ये जो आप डिफिनेशन लिखे हैं, प्रकाश का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, तो सर इसको लिख सकते हैं हम लोग, फोटान का द्रव्यमान शून्य होता है। ये चीज हमने जानकारी के लिए, बहुत सारी चीजें इसमें हमने जानकारी, हम हर लेक्चर में बहुत सारी चीजें जानकारी के लिए आपको देते हैं। तो ये अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, जैसे वेरी शॉर्ट में कभी कभी टिक में पूछ लेता है कि प्रकाश का विराम द्रव्यमान बताओ, 4 ऑप्शन दे दिया, तो अगर वहां पर है ऑप्शन तो फिर 0 टिक मार दो, अदरवाइज थियरी में जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ठीक है, मतलब क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछेगा, दहली आवृत्ति, कार्य फलन, आइंस्टाइन समीकरण, ये सब पूछेगा तो उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर ऑप्शन में आ जाते हैं कभी कभी कि प्रकाश का विराम द्रव्यमान क्या है, 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें 0 भी होगा, उसको टिक कर दो। तो इसमें इससे पहले जो शुरुआत के आधा घंटा था फोटान के बारे में, वो सिर्फ बेसिक जानकारी थी, तो बुनियादी था कि आगे के जो चैप्टर है, मतलब आगे का जो 2 लेक्चर है उसमें अब तुम्हें सब समझ आएगा। उसमें ज्यादा सवाल भी करोगे, अक्सर सवाल के जवाब तुम्हारे पास खुद होंगे, इसलिए वो बताना जरूरी होता है। तो पूछेगा विराम द्रव्यमान तो बता सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं। अदरवाइज देखो गाइड आपके सामने, क्वेश्चन उसी तरह से ही पूछे जाते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आते। आप इस चैप्टर को भी जाके ओपन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन, मोटे मोटे 4-5 क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं लॉन्ग में, बाकी न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल आज आप लोगों ने भेजा नहीं हमको कुछ, ये बहुत गलत बात है। कम से कम आप लोगों से हमको ये उम्मीद नहीं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सबसे सिंसियर बैच यही है कि क्लास रेगुलर टाइम से लेते हो, सही टाइम पे आ जाते हो, क्लास मिस नहीं करते हो। हमसे हो जाती है, तुम लोगों से क्लास मिस नहीं होती है, हमने देखा। तो ये गलत बात है, तुम लोगों से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मतलब, हाँ अगर कोई जेन्युइन रीजन है कि एग्जाम चल रहा है या कोई और दिक्कत है तो उस चीज को हम समझेंगे ना, ऐसे बात थोड़ी कि जबरदस्ती हम कहेंगे नहीं नहीं करना कर। नहीं मिलता क्या हुआ, क्या चल रहा फाइल है? लिख रहे हैं, फाइल। हाँ तो वही बात कह रहे हैं ना, तो ये बात हमको पता होनी चाहिए ना, वरना हम तो ये समझेंगे लगता है मैंने छोड़ दी तुम लोग। ठीक है, कौन सी फाइल चली हुई, प्रैक्टिकल वाला? जी सर। अच्छा ठीक है, तो उसको बनाओ, बट कोशिश को, स्कूल जा रहे हो डेली ना, स्कूल डेली जी जा रहे हो सर। सब लोग? अच्छा ठीक है, ठीक है, बट थोड़ा कोशिश करो, ठीक है, उसमें से थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा कुछ निकालो ऐसे। कहने का मतलब करना तो आप ही को है ना, अब तैयारी तो करनी आप ही को। अभी स्कूल में चलो, अब हमसे आपने कह दिया कि सर फाइल बना रहे हैं, बट एग्जाम करीब है तो अब किसी से थोड़ी ये कहोगे, बोर्ड में थोड़ी कहोगे जाके वहां लिख के आओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको इसलिए नहीं आता क्योंकि हम फाइल बना रहे थे। ठीक है, तो मैनेज करना इस चीज को, ठीक है। चलो ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, आधा घंटा निकाल लेंगे, ये करो बस, और कुछ नहीं। और हाँ, वाइवा वाइवा जब होने लगे तो एक चीज ध्यान रखो, हो सकता है वाइवा अगर प्रैक्टिकल के वाइवा भी तो आते हैं एग्जाम ना बाहर से, तो जो फिजिक्स का लिखाया जाए उसे उसको मुझे बताना जरूर कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल में अगर अभी लिख रहे हो तो मुझे बताना जरूर कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल में क्या लिखाया गया, कौन कौन से टॉपिक, ताकि मैं उसका वाइवा तैयार करवा दूं। जब टॉपिक मुझे पता होगा बता दोगे तो मुझे पता है उसमें क्या पूछा जा सकता है, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। 99% वही पूछा जाएगा सवाल एग्जामिनर की तरफ से, तो वो भी मुझे बताइएगा कि क्या करवाया गया फिजिक्स के प्रैक्टिकल में सर बस। हाँ मतलब फिजिक्स से रिलेटेड, हाँ हाँ वही 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 पूछेगा वो, फिजिक्स के प्रैक्टिकल फाइल में जो लिख रहे हो वही टॉपिक। कहने का मतलब फिजिक्स से रिलेटेड जो कुछ भी स्कूल के अंदर होगा वो हमको बताइएगा, मैं उसको तैयार करवा दूंगा। सर चलो फिर, हाँ बोलो। सर एग्जामिनर जो आते हैं वो अपने मन से क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से थोड़ी ना पूछते हैं। अरे नहीं नहीं, वो फाइल जो पढ़वाते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप प्रोजेक्ट या फाइल बनाते हो उनके एग्जामिनर के सामने लेके जाओगे ना कुछ। देखो फाइल तो वैसे जमा करवा देते हैं, कुछ जगह चार्ट भी बनवाते हैं। आप हमको बताइएगा, अभी बनवा रहे हैं बनवाने दीजिए, ये बताइए कि क्या क्या बनवाए हैं। जैसे हम लोग जब करते थे तो एक तो प्रैक्टिकल फाइल था जिसमें 4-5 फाइलें बना लिया था, तो उसको तो रखवा देते हैं, जमा करवा देते हैं। एक हम लोगों को प्रोजेक्ट बनवाया था चार्ट पेपर, उस पर कोई एक मान लो इंसान का हृदय बना लिया बायोलॉजी में। अब वो हम चार्ट एग्जामिनर के सामने जब प्रेजेंट करेंगे तो उसका क्वेश्चन उसी हृदय के आसपास का होता है, ये क्या है, किडनी क्या है, किडनी कैसे कार्य करती है, तो ये सब कुछ होगा जो आपको एग्जामिनर के पास ले के जाना पड़ेगा, तो वो बताएंगे वहां पे।
तो फिजिक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन, जब आप जो चीज सामने रख दोगे ज्ञान के, फिर वो उसी से रिलेटेड पूछता है। ये थोड़ी आपसे पूछेगा कि आइंस्टाइन से मेकर बताओ। भाई पूरी फिजिक्स तो उसको भी नहीं आती, हमको भी नहीं आती, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो तुम लोग बहुत अंदर घुस जाओगे तो हमको भी सोचना पड़ जाएगा। तो एग्जामिनर भी जो आता है उसको सब नहीं आता है, तो वो जो आप दोगे उसको सामने, वो उसी में से देख के उसी से पूछने शुरू कर देगा। तो प्रैक्टिकल 5 में जो लिख रहे हो, और जो और मैम बताएंगे कि वहाँ क्या प्रोजेक्ट है, वो क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड जो कुछ भी हो वहां पर, वो हमको बताना जरूर, तो हम उसको तैयार करवा देंगे थोड़े से वक्तों में, ज्यादा टाइम नहीं लगता। टॉपिक हमारा हो गया है, ठीक है। 31 तक प्रकाश विद्युत प्रभाव बचे हो जाएगा, फिर खाली लेंस में थोड़ा सा बचा है, और वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब वहां पे जो लास्ट वाला चैप्टर है अर्धचालक, बस। तो अब रिवाइज करो, अब रिवाइज करो, मोटे मोटे सवाल भेजो कर करके, तो अब रिवाइज ही करवाएंगे, ध्यान रखो। चलो ठीक है, ले कर जाओ सब।